नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। आज है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि को कहा जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। भारतीय संविधान का पिता कहे जाते हैं बाबा साहेब। ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स रिपोर्ट हुई जारी। रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के तबाह होने की आशंका। नहीं सुधरी स्थिति तो 10 वर्षों में दुनिया में होगी प्रलय। और भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दिए हुए 52 साल पूरे। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने दी थी मान्यता। 6 दिसंबर कहलाता है भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस। आइए खबरों की शुरुआत करें। 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर देश ने उन्हें याद किया। बी.आर. अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। बचपन में जातिगत व्यवस्था के चलते भेदभाव का सामना करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, महार जाति में हुआ था। उन्होंने जीवन भर दलित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्राज और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स शामिल है। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया। उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2012 के एक सवाल पर गौर करते हैं। साल 2012 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनना था। 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। एक तरफ दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन में लगा हुआ है, जहां ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर देश सहमति नहीं बना पा रहे। वहीं दूसरी तरफ एक प्रमुख रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के तबाह होने की आशंका जताई गई है। दरअसल कई सालों से वैज्ञानिकों ने लगातार आगाह किया है कि पृथ्वी एक गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रही है और यह स्थिति बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। इसी क्रम में 200 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और यह खतरनाक डोमिनो प्रभाव को ट्रिगर कर सकती है, जो संभावित रूप से मानव की आजीविका सहित पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को सीरियसली डैमेज कर सकती है। इस रिपोर्ट ने प्रमुख जलवायु टिपिंग पॉइंट्स के संदर्भ में प्रलय के दिन की चेतावनी भी जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पृथ्वी इसी तरह गर्म होती रही तो अगले 10 वर्षों में दुनिया भर में न कभी देखी गई और न कभी सुनी गई तबाही आ सकती है। आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि इस रिपोर्ट के साथ यूरोपीय संघ के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 ऑन रिकॉर्ड सबसे गर्म साल बनने की ओर बढ़ रहा है। इसमें नवंबर खास तौर पर असाधारण रहा। इसमें पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्मी वाले 2 दिन भी शामिल हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के टुकड़ों, पेड़ों के छल्लों और इसी तरह के अन्य डेटा से पता चलता है कि यह साल 1 लाख से अधिक वर्षों में सबसे गर्म हो सकता है। खैर, वापस आते हैं ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स रिपोर्ट पर। आपने अगर गौर किया होगा तो इस रिपोर्ट में बार बार 5 महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमाओं या टिपिंग पॉइंट्स की बात की गई है। ये 5 प्रमुख टिपिंग पॉइंट्स क्या हैं? पहला, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों का नष्ट होना, पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ का चादर का खत्म होना, उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टानों का खत्म होना, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के बड़े क्षेत्रों का अचानक से पिघलना और उत्तरी अटलांटिक सब पोलर गियर के रूप में जानी जाने वाली समुद्री धारा का धीमा होना। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते स्तर से ये 5 महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमाएं बस पार ही होने वाली हैं और यदि ग्लोबल वार्मिंग को जल्द ही नहीं कंट्रोल किया गया और अगर दुनिया पूर्व औद्योगिक तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाती है तो 2030 के आसपास 3 और महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमाएं पार हो सकती हैं। ये 3 अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमाएं कौन सी हैं? ये हैं मैंग्रोव, समुद्री घास के मैदान और बोरियल वन। मैंग्रोव और समुद्री घास के मैदान 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ने पर खत्म हो सकते हैं और बोरियल वन 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ने पर नष्ट हो सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि टिपिंग पॉइंट्स किसी भी स्थिति, प्रक्रिया या प्रणाली में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके पार जाने पर एक महत्वपूर्ण और इरिवर्सिबल प्रभाव या परिवर्तन देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट की सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर एक टिपिंग पॉइंट ट्रिगर होता है या पार होता है तो यह एक खतरनाक डोमिनोज प्रभाव पैदा करेगा और यह एक दूसरे टिपिंग पॉइंट को भी ट्रिगर कर सकता है। चलिए टिपिंग पॉइंट और डोमिनोज प्रभाव को एक काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया पूर्व औद्योगिक तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाती है। इससे ध्रुवों की बर्फ बड़ी मात्रा में पिघल जाएगी, लेकिन अब कुछ भी हो जाए ये बर्फ वापस ध्रुवों पर नहीं जम पाएगी। इसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि ध्रुवों की बर्फ ने टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया और ये एक इरिवर्सिबल सिचुएशन बन जाएगी। अब ध्रुवों से बड़ी मात्रा में बर्फ के पिघलने से ताज़ा पानी समुद्रों में जाएगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे कई आइलैंड कंट्रीज डूब सकती हैं। इसके साथ ही बर्फ के पिघलने से आया ताज़ा पानी समुद्री धाराओं के सिस्टम से छेड़छाड़ करेगा, जिससे पृथ्वी में कई जगह भीषण बारिश हो सकती है और कई जगह भीषण सूखा पड़ सकता है। शहर डूब जाएंगे, खेत खलिहान बर्बाद हो सकते हैं और पीने का पानी भी मयस्सर नहीं हो सकेगा। इससे खाद्य सुरक्षा संकट, बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय संघर्ष जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। केवल ध्रुवों की बर्फ के पिघलने से इतनी सारी सिचुएशंस बन सकती हैं। इसी को ही डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि इन खतरों को रोकना संभव है, लेकिन इसके लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई की जरूरत होगी। बांग्लादेश की एशियाटिक सोसाइटी ने एक सेमिनार आयोजित किया। इसे अ टेल ऑफ फ्रेंडशिप 52 ईयर्स ऑफ रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश बाय इंडिया नाम दिया गया है। दरअसल 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली को लेकर आंदोलन हुआ। इसके बाद हुए चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत हासिल हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बर्बर हिंसा का प्रयोग हुआ। इन्हीं परिस्थितियों के बीच दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में भारत ने भी आक्रमण किया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत कर अपनी हार मान ली थी। इसी के साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। उन्होंने सेना के कैंटोनमेंट मैदान पर जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दिया। इस तरह बांग्लादेश औपचारिक तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आया। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार से साझा करता है। इसका दक्षिणी हिस्सा बंगाल की खाड़ी से लगता है। बांग्लादेश दुनिया की सबसे ज्यादा सघन आबादी वाले देशों में शुमार है।
यहाँ सरकार का संसदीय प्रणाली काम करता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में महत्वपूर्ण खनिजों के 20 ब्लॉक की नीलामी चल रही है। इस नीलामी के द्वारा निजी क्षेत्र इन महत्वपूर्ण खनिजों का वाणिज्यिक खनन कर पाएंगे। इन खनिज ब्लॉकों में लिथियम, निकेल, तांबा, मोलिब्डेनम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व REE जैसे खनिज शामिल हैं। आपको बता दें कि देश में ये पहली बार हो रहा है कि लिथियम अयस्क के खनन से संबंधित अधिकार निजी पार्टियों को नीलाम किए जा रहे हैं। लिथियम को भविष्य का खनिज भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक कहाँ हैं और किन किन अधिकारों की नीलामी की जा रही है। खनन मंत्रालय द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना में कहा गया है कि ये 20 ब्लॉक 8 राज्यों में फैले हैं। इनमें तमिलनाडु में 7, ओडिशा में 4, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 2 और गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में एक ब्लॉक हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार का एक ब्लॉक है। छत्तीसगढ़ के ब्लॉक में लिथियम और REE हैं। निकेल अयस्क के भंडार बिहार, गुजरात और ओडिशा के 3 ब्लॉकों में पाए गए हैं। खास बात यह है कि इन 20 ब्लॉकों में से केवल 4 को खनन लाइसेंस के लिए नीलाम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद और कुछ अन्य विभागों से NOC मिलने के बाद लाइसेंसधारी खनन का काम शुरू कर सकते हैं। खनन लाइसेंस वाले 4 ब्लॉकों में से 3 ओडिशा में हैं और इनमें निकेल, तांबा, ग्रेफाइट और मैग्नीज के भंडार हैं। चौथा ब्लॉक तमिलनाडु में है और इसमें मोलिब्डेनम का भंडार है। अब बचे 16 ब्लॉकों को कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलाम किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पहले लाइसेंसधारी खनिजों का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण करेंगे, फिर अपेक्षित मंजूरी मिलने के बाद वो खनन का काम शुरू कर सकेंगे। इनमें वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, ग्राम सभा की सहमति आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले सरकार ने खान और खनिज विधेयक में संशोधन किया था। इसके कारण निजी खिलाड़ियों को इन महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाने और खनन करने की अनुमति मिल गई थी। यह अनुमति पहले केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने लिथियम और नाइओबियम खनिज के लिए 3% और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए 1% की रॉयल्टी दरों को भी मंजूरी दी थी। अब एक सवाल ये है कि इन खनिजों के खनन से भारत को क्या फायदा होगा। देखिए, भारत अपनी लिथियम और निकेल की डिमांड के लिए आयात पर 100% निर्भर है। तांबे के लिए भारत आयात पर 93% निर्भर है। इन खनिजों को जापान, चीन, रूस, बेल्जियम और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। इन सभी खनिजों का उपयोग वाहन बैटरी, ऊर्जा भंडारण उपकरणों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं में किया जाता है। इसके साथ ही ये खनिज रणनीतिक लिहाज से बेहद खास होते हैं। इन नीलामियों से मिलने वाला राजस्व राज्य सरकारों को मिलेगा। कुल मिलाकर देश में ही इन खनिजों के खनन से आयात पर निर्भरता कम होगी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा सशक्त होगी और भविष्य में स्वच्छ ईंधन की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। पहले एशियाई रेंजर फोरम का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। यह कार्यक्रम 5 से 8 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 35 महिलाओं सहित 20 देशों के प्रतिभागी, 89 रेंजर्स और स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसका आयोजन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, रेंजर फेडरेशन ऑफ एशिया और असम वन विभाग सहित अन्य हितधारकों द्वारा किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने HKH यानी हिंदकुश हिमालय पहल शुरू की है। इस पहल को हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में जलवायु और आपदा जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें कि हिंदकुश हिमालय क्षेत्र अपने जटिल और संवेदी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, जो भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसे कई खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे बड़ा हिम क्षेत्र है। इसके साथ ही कई नदियों का प्रमुख जल स्रोत और करोड़ों लोगों को आजीविका उपलब्ध कराता है। केन्या के राष्ट्रपति रूतो 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। इस मौके पर भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन की पेशकश की है। यह राशि केन्या को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास और आतंकवाद विरोधी परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। आपको बता दें, लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता, बल्कि यह एक सॉफ्ट लोन है जो रियायती ब्याज दर पर विकासशील देशों को प्रदान किया जाता है। हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट शहरी नियोजन और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। रिपोर्ट की शुरुआत 2001 में IDFC फाउंडेशन द्वारा की गई थी।
रिपोर्ट को पेश करने के पीछे उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित समग्र पहलुओं की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना, साथ ही शहरी नीति तैयार करने के लिए संसाधन प्रदान करना है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह एप्लीकेशन भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित है, जो ग्राम पंचायतों को भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करेगी। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1937 को हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है साल 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक अखबार निकाला। तीसरा स्टेटमेंट है डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन गलत है या है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3? अगला प्रश्न है हाल ही में पहले एशियाई रेंजर फोरम का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? गुवाहाटी, भोपाल, ईटानगर या फिर इम्फाल? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था हाल ही में लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। इस हल्दी का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय? सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघालय। अगला प्रश्न था अपराध पर डेटा के संकलन और रिकॉर्ड रखने के लिए एक बॉडी के रूप में एनसीआरबी की स्थापना कब की गई थी? 1986, 87, 2002 या फिर 2007? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 1986। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही इस बुलेटिन को लाइक करना नहीं भूलना है। नमस्कार।